तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो पड़ोसी देश नेपाल से आ रही, क्योंकि अस्थिरता के बीच में वहां पर सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपने का फैसला हुआ। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं सुशीला कार्की, और ये लंबे समय से उनके नाम को लेकर चर्चा भी चल रही थी। आज रात करीब 9 बजे के आसपास उनके शपथ ग्रहण समारोह की खबर भी लगातार नेपाल से आ रही है। और नेपाल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की रही, वहां के उच्चतम न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है, और अब उनके हिस्से अंतरिम सरकार की कमान भी होगी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन एक तरीके से उन्होंने किया है, तो भारत के साथ भी इससे जुड़ाव और लगाव को कहा जा सकता है। और सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपने का फैसला भी हुआ है, तो ये अपने आप में बेहद अहम खबर है, क्योंकि 8 और 9 सितंबर की 2 दिन की हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद में स्थिति भले ही सामान्य हो गई थी, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बरकरार थी, बनी हुई थी कि आखिर अब आगे क्या, नेपाल में वो कौन सा चेहरा होगा जो अंतरिम सरकार की कमान संभालेगा। और सुशीला कार्की का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, कई अन्य नामों पे भी चर्चा थी, लेकिन सबसे ज्यादा सहमति सुशीला कार्की के नाम को लेकर ही थी, क्योंकि उनका पूर्व मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यकाल बेदाग रहा है। उनके निष्पक्ष फैसलों को लेकर भी तमाम वहां के युवा, जैन जी प्रदर्शनकारी जो लोग हैं, उनके बीच उनको लेकर एक बड़ी आम सहमति थी, और इस लिहाज से भी उनके नाम पर सहमति बनी है। इस बड़ी खबर पे हमारे साथ काठमांडू से हमारी सहयोगी संवाददाता श्वेता सिंह इस वक्त जुड़ रही। श्वेता, शुक्रिया लगातार इस खबर के तमाम पहलुओं को हम तक लाने के लिए। और इस वक्त की जो ये बड़ी खबर है, जहां पे सुशीला कार्की का नाम तय हुआ है, ये नाम चर्चा में तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन तय होने से पहले पूरा घटनाक्रम क्या रहा, थोड़ा विस्तार से बताइए श्वेता। तो मैं शीतल निवास गई थी, जहां पर ये निर्णय लिया जा रहा था कि प्रधानमंत्री कौन होंगे अंतरिम सरकार के। तो कई नाम चल रहे थे। जेनजी में कहिए कि बहुत पॉपुलर सुशीला कार्की रही, मगर अन्य नाम भी थे। कुलमान घीसिंग था, हरग साम्पेंग था। वो उस समय जब शाम को ये खबर आने से पहले तक बाहर में शीतल निवास के लोग हंगामा कर रहे थे, स्लोगन चला रहे थे, हर का सामपांग का। तो आप देखिए, बहुत स्थिति क्लियर उस समय भी नहीं थी कि सही में क्या होगा। मगर डेफिनेटली ये सुशीला कार्की चीफ जस्टिस रही हैं, इनका करियर बेदाग रहा है, पॉपुलैरिटी थी, बट फाइनल होने में क्या हो सकता था, वो अंत तक बहुत ही घबराहट थी कि क्या होगा। जी, इट वॉज मन सरप्राइज ही था, बट उम्मीद थी कि बनेंगी, मगर फिर भी कुछ श्योरिटी नहीं थी। बट जब फाइनल नाम प्रेसिडेंट हाउस से आया है, जी, तो अब 9 बजे शीतल निवास में प्रधानमंत्री अब जो बनेंगी सुशीला कार्की जी, वो शपथ लेंगी। तो 9 बजे शीतल निवास, जो प्रेसिडेंट का आवास और कार्यालय है, जी। वहां लिया जाएगा। अब उम्मीद है कि जेनजी शांत हो जाएगी। अब आगे कल से और देखना होगा कि और जी आगे क्या बदलाव श्वेता, आता है ये नेपाल जो में। नाम पे सहमति बनी है सुशीला कार्की के, तो वो जो महत्वपूर्ण बैठक थी राष्ट्रपति के यहाँ, उसमें सेना और जैन जी तमाम जो प्रतिनिधि, लगातार घंटों तक मंथन हुआ, क्या उसी में सहमति बनी? और एक चीज, और दूसरा कि संसद के स्थगन को लेकर, उसको निलंबित करने को लेकर भी लगातार मांग चल रही थी, क्या उस पर कोई स्पष्टता आ पाई अभी तक? आर्येंद्र, देखिए, ये अंतरिम सरकार जो बन रही है, इनको चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मंत्री चाहिए होंगे, अधिकारी चाहिए होंगे। संसद को डिसॉल्व करना है कि नहीं करना है, ये जो राष्ट्रपति है नेपाल के, उनके हाथ में है। संविधान में नियमतः बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसको अभी राष्ट्रपति उपयोग में ला सकते हैं अपनी ताकत में। तो अब डिसॉल्व राष्ट्रपति करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कल पता चलेगा। अभी तो फिलहाल ये हमारे हाथ में है कि सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नियुक्त हो गई हैं। अब शपथ ग्रहण 9 बजे होगा। अब संसद डिसॉल्व किया भी जा सकता है, क्योंकि अगर सुशीला कार्की चाहेंगी कि वो खुद अकेले आगे बढ़ पाए 6 महीने के लिए, जब तक चुनाव नहीं होता है, जी, वो भी तय हो सकता है। नहीं तो अगर उनको सपोर्ट चाहिए होगा हर मंत्रालय में, हर विभाग में काम करने के लिए, तो जी, संसद, जो वर्तमान संसद है, उनसे मदद लेनी ही होगी। जी। तो श्वेता, एक चीज, ये जी, राष्ट्रपति जी। जी श्वेता, एक चीज और, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान जो 2015 में नया संविधान नेपाल ने अपनाया था, लागू हुआ था, वो एक बाध्यता बन रहा था इस प्रकार की अंतरिम सरकार को लेकर, जिसमें कि संसद के बाहर से किसी व्यक्ति को अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पे कमान दी जाए। तो वो जो एक टेक्निकल पेश था, उस पे कैसे सहमति बनी और क्या एक रास्ता निकाला गया?
देखिए, ये राष्ट्रपति ओवरऑल बहुत सारे रूल्स को सरपास करने के लिए उनके पास ताकत होती है। तो ये राष्ट्रपति ने अपना जो पावर है वो यूज़ किया है और वो कैपेबल हैं। उनको संविधान ताकत देता है कि वो ये कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। तो संवैधानिक तरीके से ही संविधान की पेरिफेरी में प्रेमाइस के भीतर ही ये निर्णय लिया गया है। और आज ये हुआ है तो अब कल देखना होगा, कल की सुबह संसद भंग होता है या फिर संसद से ही मंत्रियों को इस्तेमाल किया जाएगा अभी अंतरिम सरकार में। जी। और चुनाव कब क्या कैसे होगा ये आने वाला दिन तय कर लेगा। बिल्कुल। सुशीला कार्की के बारे में थोड़ा सा विस्तार, क्योंकि वहां के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि एक पहली महिला के तौर पर उन्होंने एक निष्पक्ष अपना कार्यकाल रहा है। इसके अलावा और क्या चीजें रहीं उनके इस पूरे व्यक्तित्व के अभी तक के सफर में, सार्वजनिक जीवन के सफर में, जिसकी वजह से उनके नाम पर बहुत बड़ी संख्या में नेपाल में आम सहमति बनी है? आर्येंद्र, देखिए, सुशीला कार्की 30 वर्ष तक एडवोकेट रही हैं। 10 वर्ष के लिए ये चीफ जस्टिस रही नेपाल की और पहली पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये। तो उस हिसाब से पहली होने के कारण भी ये जेनजी के बीच में पॉपुलर हुई थी। तो और महिलाओं में है कि वो सौम्य होती हैं, तो उम्मीद की जा रही थी, जेनजी समझ रहे थे कि देश को अंतरिम में सौम्यता चाहिए अभी, क्योंकि जो आगे जेनजी सोच रही है, जो 6 महीने के बाद जो चुनाव होना है, उसमें वो युवा चेहरा चाह रहे हैं। और युवा चेहरा में कुछ-कुछ नाम अभी भी वो सर्कुलेशन में चल रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि वो 6 महीने बाद वो नाम आए। फिलहाल कोई भी ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति हो जो 6 महीने नेपाल को संभाल सके, जेनजी ये चाह रही थी। तो इसी चाहत के साथ आज जब ये सब शपथ लेंगी, अब उसके बाद जब चुनाव होगा तो उम्मीद की जाती है कि जो जेनजी जिन तरह के चेहरों को चाह रहे हैं, जिन युवा शक्तियों को चाह रहे हैं कि वो उनका नेतृत्व करें, जी। नेपाल को आगे ले जाएं, भ्रष्टाचार को खत्म करें। क्योंकि इन लोगों का कहना था कि जितने भी नेता अभी वर्तमान में थे, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और उनसे उनको कोई लाभ नहीं हुआ है। तो वो जी। अब वो चेहरे खंगाल रहे हैं जो स्वतंत्र हो, जो अभी फिलहाल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका कोई भी रंग उनमें नहीं लगा हो। हम्म। स्वतंत्र लोगों को वो चाह रहे हैं जो कि अब नई ऊर्जा के साथ नेपाल को आगे ले जाएं। जी। तो श्वेता, क्योंकि इस जी श्वेता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बीएचयू से उन्होंने एक तरीके से शिक्षा लेने का भी उनका एक बड़ा उनका एक रहा है, इंडिया कनेक्शन जिसे कहा जा सकता है। तो भारत को भी समझना उनके लिए, या यहाँ रह के पढ़ाई करने के दरमियान भारतीय तमाम चीजों के साथ उनका एक बड़ा संपर्क रहा है, इसको भी किस तरीके से समझा और देखा जाए? देखिए, सुशीला कार्की जी बीएचयू से पढ़ी हुई हैं और भारत नेपाल के बीच में संबंध हमेशा रोटी बेटी का रहा है, क्योंकि हम लोग भारतीय जो है यहाँ पर बहुत करीबी डेवलपमेंट पार्टनर है नेपाल के। हर समय हम नेपाल के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो सुख रहे दुख रहे। तो ये भारत सिर्फ नेपाल को अपने पड़ोसी के रूप में नहीं, हम लोग नेपाल को रिश्तेदार के रूप में देखते हैं। और उसको हम लोग कहिए कि हर हमेशा जब भी कोई भी आफत आई है तो भारत अपनी ओर से हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ये मुझे लगता है भारतीय जनता ये जरूर कह सकती है। तो जनता की तरफ से हम लोग भी ये कह सकते हैं कि भारत नेपाल का संबंध हमेशा प्रगाढ़ रहेगा, इसके लिए सभी प्रयासरत रहते हैं। और क्योंकि हमारा संस्कार एक है, हमारी जो कल्चर है, जी। हमारे जो शेयर्ड हेरिटेज है, वो बहुत कॉमन है नेपाल भारत के बीच में। और क्योंकि सुशीला कार्की जी बीएचयू में खुद रह करके पढ़ी हैं, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ये 6 महीने का समय हमारे संबंध को और मजबूती देगा और प्रगाढ़ बनाएगा। जी। ये उम्मीद पे दुनिया टिकी है। बिल्कुल, और ये अपेक्षा भी कहीं ना कहीं रहती, क्योंकि इस बात का एक सुखद अनुभव भी कहा जा सकता है कि भारत के साथ भी उनका एक जुड़ाव रहा है। नेपाल में लोकतंत्र के बहाली के बाद से कभी कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं रही। हालांकि ये अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के तौर पे है, लेकिन बावजूद उसके एक महिला के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर आना, ये भी अपने आप में एक नया नेपाल, या कहा जाए बदले हुए नेपाल के बढ़ते हुए उस महिला सशक्तिकरण के कदम को भी दिखाता है। जी, आर्येंद्र, यहाँ नेपाल में मुझे ये बात बहुत पसंद आई है कि महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ महिलाएं बहुत सशक्त हैं। और खासकर जब मैं पहाड़ों पे देखती हूँ तो पहाड़ों पे महिलाएं काफी सशक्त हैं, क्योंकि वे हैं जो घर चलाती हैं, वे हैं जो कमाती हैं, जो पहाड़ के दुर्गम जगहों पे भी खेती करती हैं। तो यहाँ की महिलाएं सशक्त हैं,
इसमें कोई दूसरी राय हम नहीं कह सकते हैं। और नेपाल सरकार की ओर से इवन संसद में 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। जबकि ये कहेंगे कि अगर महिला सशक्त है तो रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है। बट ये दिया गया है ताकि महिलाएं अपनी जी। अपना स्थान रखें, जगह रखें। तो संसद में भी आपका 33% यहाँ पर रिजर्वेशन है। और नेपाल की महिलाएं मैं देखती हूँ सभी अपने पैरों पे मेजर मैं देखती हूँ कि खड़ी हैं। शिक्षा में भी कोई भेदभाव यहाँ पुरुष और महिलाओं में उतना नहीं है। जी। अच्छे माने जितने भी स्कूल्स कॉलेज हैं बराबरी में सबको शिक्षा दी जाती है। जी। तो उस हिसाब से यहाँ स्थिति ठीक है। जी श्वेता, एक जी। चीज और, क्योंकि अभी भी बहुत से सवाल है जिसको लेकर मन में कयास है कि एक अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर तो सुशीला कार्की जी का नाम तय हुआ, लेकिन पूरी अंतरिम सरकार का चेहरा क्या होगा? कौन कौन ऐसे तमाम लोग होंगे जो मुखिया को, इस अंतरिम सरकार के मुखिया को सहयोग करते नजर आएंगे? क्योंकि विरोध इस बात का भी लेकर है कि मौजूदा लीडरशिप में से किसी के प्रति स्वीकार्यता जैन जी विरोध करने वाले लोगों के अंदर है नहीं। तो वो कौन लोग होंगे जो अब सहायक होंगे इस अंतरिम सरकार में मुखिया के साथ? अरिंद देखिए जब अभी मैंने वही बात की कि सुशीला कार्की जी यहाँ की प्रधानमंत्री तो बनेगी, मगर 6 महीने के लिए भी नेपाल की सरकार को चलाने के लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मदद चाहिए होगा। तो क्या वो एक्सपीरियंस किन किन लोगों के पास है? मगर जेनजी नाराज है। जो वर्तमान के नेता हैं, वर्तमान के सांसद हैं, वर्तमान के जितने भी राजनीतिक दलों से अभी की जेनजी नाराज है। जी। तो अब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका निर्णय अब मान्य होगा कि सुशीला कार्की जी की टीम को लीड कौन कौन करेगा। हम्म। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस भी जरूरी है। हम्म। और सिर्फ ऊर्जा और इच्छा से नहीं होता है, जी। तजुर्बा बहुत जरूरी है। तो अब इनके साथ और कौन रहेगा ये कल ही हमें पता चल पाएगा, क्योंकि आज जी। तो पहले इनका शपथ ग्रहण है प्रधानमंत्री का। अब कल संसद डिसॉल्व होगा कि नए लोग आएंगे, मगर जी। नए लोग में भी क्या लोग सक्षम हैं इनको सपोर्ट कर पाने के लिए? अधिकारी गण तो हैं, जो जी। पीछे की जो सचिवालय होता है वो तो है, मगर जो आगे बढ़ाएगा देश को, मंत्रालय को संभालने के लिए कौन कौन लोग होंगे वो मुझे जी। लगता है हमें कल ही पता चलेगा। बिल्कुल, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, क्योंकि आज तो मुखिया के नाम पर सहमति हो गई, वो नाम तय हो गया है सुशीला कार्की का, लेकिन कल की सुबह के सूरज के साथ में और ज्यादा स्पष्टता आएगी और जो एक राजनीतिक अंधकार सा दिख रहा है उससे बादल छटते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया श्वेता, हमारे साथ जुड़ने के लिए। काठमांडू से इस खबर पर विस्तार से